हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोशल स्टडीज विद संगीता। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि किस तरीके से श्रीलंका के अंदर मैजिटेरियनिज्म की वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर अपन अपने वीडियो पे चलते हैं। हुआ ये था कि मेजोरिटी वाइज सिन्हालीज जो थे, जिसको हम सिनाला बोल रहे हैं बुक की लैंग्वेज में, तो वो काफी ज्यादा थे और उसकी वजह से उन्होंने वहां के जो तमिल्स थे जो कि माइनॉरिटीज में आ रहे थे, तो उनके ऊपर ओवर रूल करने की कोशिश करी, उनको डोमिनेंस में लाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, माइनॉरिटीज को यानी तमिल्स को ये लगने लग गया कि कहीं न कहीं हमारे लैंग्वेज, हमारे ट्रेडिशन, हमारे लोगों का जो एक मोटो है या फिर जो हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, इन शॉर्ट, ठीक है, उनको ये लगने लग गया कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है और उसकी वजह से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी चालू कर दी, डिमांड चालू कर दी और रिजल्ट ये रहा पावर शेयरिंग नहीं करने का कि श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर तक हो गया। बट बेल्जियम के अंदर भी अगर यूं देखा जाए तो एथनिक कंपोजिशन काफी कॉम्प्लेक्स था, है ना। डच बोलने वाले लोग थे, फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, साथ ही साथ में जर्मन बोलने वाले लोग थे, बट यहाँ पर इन्होंने जो पावर शेयरिंग की वो वाकई में एक मिसाल बन गई और इसीलिए यहाँ पर इन दो एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर होने वाला है कि क्यों पावर शेयरिंग एसेंशियल होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया। ठीक है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम गवर्नमेंट ने किस तरीके से स्टेप्स लिए। बेल्जियम मॉडल, अब क्या हुआ, बेल्जियम मॉडल क्यों बोला गया है, चलिए पहले देख लेते फिर समझाते हैं। After the 4 amendments in the constitution between 1970s and 1993, the Belgian leaders worked out a very different and innovative power sharing arrangement which is known as what? Belgian model। हुआ ये अमेंडमेंट किए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया ड्राफ्ट करना 1970s में और 1993 तक आते आते उन्होंने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 टाइम्स अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट मीन्स चेंजेस किए कि हम किस तरीके से डिफरेंट और इनोवेटिव पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं हर कैटेगरी के ग्रुप के लोगों को देखते हुए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने 4 बार चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिटवीन 1970 एंड 1993, ठीक है। और क्यों किए बेल्जियम लीडर्स ने ये डेवलपमेंट या फिर ये चेंजेस, ये अमेंडमेंट्स क्यों किए, ताकि वो एक इनोवेटिव पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ला सके जिसकी वजह से बेल्जियम के अंदर सिविल वॉर की नौबत ना आए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मॉडल था जिसने 4 टाइम अमेंडमेंट लेकर आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऑफ कोर्स एक ही आंसर है, बेल्जियम गवर्नमेंट, ठीक है, बेल्जियम मॉडल। क्लियर? अच्छा, द मेन फीचर्स ऑफ बेल्जियम मॉडल आर, अब क्योंकि ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया गया इसको बोला गया बेल्जियम मॉडल। मॉडल बोला जाना अपने आप में बहुत ही बोलते ना रेस्पेक्ट वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर उनके फीचर्स थे कि उन्होंने क्या किया है एक्चुअली, तो वो फीचर्स अपन देखने वाले हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, आपको अगर पता हो या आपने मेरा वीडियो देख रखा हो तो आपको ये अब तक क्लियर हो चुका होगा कि फ्लैमिश रीजन, वैलोनिया रीजन और वहां पर एक कैपिटल सिटी ब्रुसेल दे रखी थी जिसके अंदर काफी कंपोजिशंस थे ग्रुप में। कहीं पर फ्रेंच स्पीकिंग ज्यादा थे, कहीं पर फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटीज थे, कहीं पर डच स्पीकिंग ज्यादा थे, मेजोरिटी में थे, तो कहीं पे वो माइनॉरिटीज में थे। तो वाइस वर्सा चल रहा था, कैपिटल सिटी के अंदर फ्रेंच ज्यादा थे और डच कम थे, जबकि ऑल ओवर कंट्री के अंदर देखा जाए तो क्या था, डच स्पीकिंग लोग ज्यादा थे और फ्रेंच कम थे। तो यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स दिया, चाहे मेजोरिटी में कोई भी ज्यादा हो या माइनॉरिटी में कोई भी हो, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट दिया, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल डिसीजन रहा। सेकेंड वन इज कंसेप्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, थर्ड वन इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये 4 स्टेप्स उन्होंने लिए जिसकी वजह से क्या बोला गया, ये जो अरेंजमेंट हुआ पावर शेयरिंग का वो इनोवेटिव हुआ, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अगर 1 मार्क क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू नो अबाउट द बेल्जियम मॉडल या फिर राइट द फीचर्स ऑफ बेल्जियम मॉडल, तो आपको ये ही लिखना है। इसको एक्सप्लेन अभी अपन कर ही रहे हैं,
बट क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए. व्हाट डू यू नो बाय बेल्जियम मॉडल? सो यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन. अगर उसके साथ पूछा जाए राइट द मेन एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, तो आपको ये 4 पॉइंट लिखने हैं. बट अगर वेटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर ये स्विंग क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है तो हमें ये पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे, डिस्क्राइब करने पड़ेंगे. कैसे करने अभी करते हैं. चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स. अब क्या हुआ, फर्स्ट फीचर ये था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स. क्या था इसमें, Constitution prescribed that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. अब देखिए हुआ ये कि मान लीजिए ये बेल्जियम है, ठीक है, ऊपर वाला फ्लैमिश रीजन, नीचे वाला वैलोनिया और यहाँ पे कैपिटल सिटी. हमने ये देखा था कि जब पूरे बेल्जियम की अगर बात करें, चाहे वो फ्लैमिश हो चाहे वो वैलोनिया रीजन हो, अगर हम दोनों ही रीजन की बात करें तो यहाँ पर डच बहुत ज्यादा थे और फ्रेंच बहुत कम थे. तो जब मैं बात करती हूँ कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बना तो डच और फ्रेंच में माइनॉरिटी मेजोरिटी का इश्यू नहीं रखा. चाहे फ्रेंच हो चाहे डच हो, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिए जाएंगे दोनों ही कम्युनिटी से. तो एक बहुत बड़ा डिसीजन ये लिया गया, क्या कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर इक्वल होंगे. अगर 30 मिनिस्टर्स डच स्पीकिंग है तो 30 ही मिनिस्टर फ्रेंच स्पीकिंग भी रहेंगे. मतलब माइनॉरिटी मेजोरिटी वाला कोई रोल यहाँ पर रखा ही नहीं गया. फिर Thus, no single community can make decisions unilaterally. अब क्योंकि सारे दोनों ही नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स इक्वल हैं कम्युनिटी के, तो कोई भी एक कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती, सब कुछ मिलके ही लिया जाएगा डिसीजन. तो एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर हो गई. सेकेंड, कंसेप्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. क्या मतलब है इसका, फेडरल गवर्नमेंट जब हम बोलते हैं ना, इट मीन्स क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो पावर शेयर करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ. ठीक है, मैं वापस रिपीट करती हूँ क्योंकि ये वर्ड आगे और आने वाला है और इस वर्ड के ऊपर एक पूरा लेसन आपको पढ़ना है. तो फेडरलिज्म या फिर फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है, अपनी पावर शेयर करती है, तो वो शेयरिंग फेडरलिज्म कहलाता है. तो यहाँ पर भी क्या हुआ, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया जिसके तहत मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना चालू किया. एंड सो द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर. थर्ड वन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिसेल. अब देखिए मैंने बोला कि डच के अंदर बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग ज्यादा थे और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कम थे. बट ये जो कैपिटल सिटी है, इस कैपिटल के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज्यादा थे और डच स्पीकिंग पीपल क्या थे, कम थे. तो अब क्या हुआ, ब्रिसेल के अंदर भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ. कैसे, ब्रिसेल हैव अ सेपरेट गवर्नमेंट. ब्रिसेल का गवर्नमेंट ही सेपरेट था. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो गया था और ब्रिसेल का भी स्टेट गवर्नमेंट में ही आया, बट गवर्नमेंट अलग था वो, है ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है. फिर इन विच फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिसेल. अब फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है डच माइनॉरिटीज में है भाई, 80% फ्रेंच लोग थे वहां पर ब्रिसेल के अंदर और 20% डच स्पीकिंग लोग थे. उसके बावजूद भी इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया. क्यों किया ब्रिसेल के अंदर, बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. उन्होंने ब्रिसेल के अंदर कैपिटल सिटी के अंदर इक्वल मेंबरशिप या फिर मैं बोल सकती हूँ इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि पूरे बेल्जियम के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन हो रही थी उसके अंदर डच लोगों ने भी फ्रेंच लोगों के साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स शेयर की थी, है ना. क्योंकि डच लोगों ने ब्रिसेल के बेल्जियम के अंदर इक्वल सीट्स दी, इसीलिए फ्रेंच लोगों ने ब्रिसेल के अंदर इक्वल सीट्स डच को भी दी, वाइस वर्सा.
अगर ये पूरे देश के अंदर डच फ्रेंच को नहीं देते, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स में उनका नंबर नहीं होता, तो कैपिटल सिटी के अंदर फ्रेंच भी डच को नहीं देते इक्वल सीट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो ये इस वजह से हुआ। अब नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट है क्या? देखिए, हम तो ये देख रहे थे ना कि डाइवर्सिटी दिख रही है, फ्रेंच है, जर्मन है, डच लोग हैं, ठीक है, मेजोरिटी वाइज माइनॉरिटी वाइज भी यहाँ पर कम ज्यादा है, फ्लक्चुएशंस हैं, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट और बनाई गई, द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, नेम क्या है उसका, नाम क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट मीन्स कम्युनिटी गवर्नमेंट which is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French, German, no matter where they live। मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे चाहे डच हो, फ्रेंच हो या जर्मन लोग हो, वो क्या करेंगे, इनके मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट, कोई भी लैंग्वेज के लोग हो, ये क्या करेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, ठीक है, डच हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो। अब ये गवर्नमेंट क्या काम करेगी, दिस गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इस गवर्नमेंट को पूरी तरीके से एक अथॉरिटी ही समझा दी गई, क्या कि ये गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इश्यूज हैं जैसे कल्चरल इश्यूज, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज है ना, तो उसके ऊपर काम करेगी। उसको इस सारे तीनों ही पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना, डिसीजन लेना, ये सारी पावर किसके हाथ में दे दी गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट में, जिसमें तीनों ही रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे। अब देखिए, श्रीलंका पे आते हैं हम। श्रीलंका के अंदर सिन्हालास ने क्या किया, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, तो तमिल को लगने लगा कि हमारी लैंग्वेज का रेस्पेक्ट ही नहीं है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। कल्चरल लेवल पे भी और लैंग्वेज लेवल पे भी इन्होंने क्या किया, तीनों ही लोगों को मौका दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट चूज करने का। उसके अंदर ये तीनों टाइप के लोग हैं, तो वो अपने अपने लैंग्वेज के लिए वो डिसीजन ले सकते हैं डिस्कशन करने के बाद, है ना। तो ये चीज यहाँ पर हुई। फिर श्रीलंका के अंदर हमने देखा कि उन्होंने क्या किया, एजुकेशनल लेवल पे जो प्रायोरिटी थी वो सिन्हाला कैंडिडेट्स को ज्यादा दी, है ना। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो वहां पर उन्होंने सिन्हाला कम्युनिटी को ज्यादा प्रिफर किया, इंस्टेड ऑफ तमिल को तो वो बिल्कुल ही भूल गए। तो यहाँ पर ऐसा न हो, इसलिए इस गवर्नमेंट को बनाया गया। साथ ही साथ में ना एक चीज और हो गई कि इन्होंने अपने ही श्रीलंका के अंदर उन्होंने बुद्धिज्म को ही प्रमोट किया, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे डिसीजन कम्युनिटी गवर्नमेंट पे छोड़ दिए। अगर कोई इश्यूज होते हैं तो भी उसको डील करने का काम कौन करेगी, कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। अब ये जो सारे फीचर्स थे ना, वो रोल मॉडल बने ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए कि किस तरीके से ब्राजील ने पावर शेयरिंग करा, किस तरीके से यूनिटी को बनाए रखा। अगर आज वो है ना पावर शेयरिंग सही से नहीं करते तो आज जर्मन अलग हो चुके होते, डच अलग हो चुके होते और फ्रेंच लोग जो थे वो भी अलग हो चुके होते। बेल्जियम का नामो निशान ही नहीं रहता, टुकड़ों में बट चुका होता वो। बट इन्होंने पावर शेयरिंग की और इसकी वजह से यूनिटी देश के अंदर बनी रही। अब जब ये रोल मॉडल बना पूरे वर्ल्ड के लिए, तो जब यूरोपियन कंट्रीज ने अपना हेडक्वार्टर बनाने का सोचा तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर से ये हरियाणा से भी छोटे कंट्री की कैपिटल को चूज करा। उन्होंने ब्राजील को चूज करा क्योंकि यहाँ पर इन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से पावर शेयरिंग करी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन लोकेटेड, आपको आंसर दिमाग में क्या रखना है, ब्राजील। ब्राजील, ठीक है। यहाँ पर ही क्या किया, यूरोपियन कंट्रीज ने अपना हेडक्वार्टर सेटअप किया था, ठीक है। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हिट द लाइक बटन एंड पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।